नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाह रहे हैं जिस विषय को लेकर पूरी बादरा तहसील में दोस्तों आज चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। और बादरा कस्बे में दोस्तों मुख्य रोड पर आवागमन तक ठप रहा और जाम की स्थिति रही। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे लोग दोस्तों धरने पर बैठे रहे और लगभग 3 से 4-5 घंटे तक ये अवरोधक बना रहा। दोस्तों, मामला कुछ इस प्रकार का है कि पचार वाली गांव के एक नाबालिग लड़की के पिता ने दोस्तों आज आत्महत्या कर ली। दोस्तों, ये मामला आत्महत्या का तो जरूर है, लेकिन इस मामले के पीछे आप सुनेंगे तो दोस्तों आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार का मामला है, एक प्रकार से लव जिहाद भी हम इसको कह सकते हैं। और बहुत से लोगों का आरोप है कि ये लव जिहाद है। पुलिस को तत्परता से इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। दोस्तों, 8 नवंबर को पचार वाली गांव से दोस्तों पीड़ित परिवार द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। भिरानी पुलिस थाना के अंतर्गत ये मामला है। भिरानी पुलिस थाना में कि हमारी लड़की लापता है और उसको दोस्तों बादरा क्यामखा निवास के एक मुस्लिम युवक द्वारा बरगला कर ले जाया गया है। तो दोस्तों इसकी एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन अफसोस दोस्तों अभी तक उस मामले में ना तो कोई गिरफ्तारी की जाती है और ना ही किसी प्रकार की पुलिस की कार्रवाई इसमें देखी गई है, जैसा आज बवाल हुआ। दोस्तों, इसमें पुलिस की मैं कहूँ तो भिरानी थाना के इस मामले के जांच अधिकारी की घोर लापरवाही का ये मामला है। और दोस्तों आज क्या हुआ, पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, बताया जा रहा था दोस्तों कि लड़की के पिता को भी बार बार धमकियां दी जा रही थी दोस्तों, और उनके लड़कों को भी उठाने की धमकियां दी जा रही थी। तो इस प्रकार के आरोप आज पीड़ित पक्ष के लोगों द्वारा लगाए गए। और दोस्तों बताया जा रहा है कि इन्हीं धमकियों के चलते अवसाद से ग्रसित होकर उस नाबालिग लड़की का पिता जो है वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। और आत्महत्या आज जैसे ही की दोस्तों, वहाँ फिर लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और बड़ी संख्या में गांव के लोग भी यहाँ बादरा में रोड जाम में शामिल रहे। और ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जैसे ही उनके शव को लेकर आया गया दोस्तों, तो मामला एक प्रकार से हमने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसका एक अलग से 2-3 वीडियोस बनाए हैं, आपको देखने चाहिए। साफ संदेश के ऊपर उनके परिजनों के उसमें आरोप भी हैं और बातें भी हैं। तो दोस्तों कुल मिला के पुलिस प्रशासन के इस ढुलमुल रवैये के चलते मामला इस कदर जो है गंभीर हो चला कि लड़की के पिता को आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। और दोस्तों मामला यहीं नहीं रुका, जब बताया जा रहा है कि लड़की के दादा की भी तबीयत इस मामले में खराब है। दोस्तों कहीं ना कहीं इस परिवार को एक गहरा सदमा लगा है इस मामले को लेकर। और आज दोस्तों जिस प्रकार से बवाल हुआ, पोस्टमार्टम के लिए सबको जो है पुलिस को नहीं सौंपा गया ताकि उसका चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जा सके, क्योंकि दोस्तों पहले पीड़ित पक्ष की मांग थी कि जल्द से जल्द हमें अभी जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई चाहिए, उनकी गिरफ्तारी चाहिए। और जो नाबालिग लड़की अभी लापता है, किसी के चुगल में है, उसकी बरामदगी चाहिए। और इसके बाद में दोस्तों एक मांग और भी लोगों द्वारा पीड़ित पक्ष के जो करीबी लोग थे उनकी तरफ से भी ये थी। और पीड़ित परिवार भी दोस्तों बेहद गरीब ये परिवार है, तो पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले, इसकी भी ये भी मांग थी। तो दोस्तों कुल मिला के गतिरोध 3-4 घंटे चलता रहा। और एडिशनल एसपी जब देर शाम को आए और उनके साथ पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल की वार्ता हुई, उस वार्ता में दोस्तों बजरंग सहारण युवा नेता भी थे और बड़ी संख्या में लोग भी थे और पीड़ित पक्ष के घर वाले भी थे। दोस्तों ये वार्ता देर शाम को हुई और इस वार्ता में जो पॉइंट निकल कर आए दोस्तों, तो 5 दिनों में जो एक एफआईआर आज हुई है, जिस प्रकार से रामनिवास कुलड़िया
पचार वाली गांव के, जिन्होंने आत्महत्या कर ली अपनी नाबालिग बेटी को अगवा करने के चलते दोस्तों। तो उनके दोषियों को भी गिरफ्तार किया जाए और इसको लेकर एफआईआर आज दर्ज करवाई गई है। दोनों एफआईआरों में 5 दिनों के भीतर भीतर तत्परता से कार्रवाई की जाए, सभी मुजरिमों को, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और दोस्तों नाबालिग लड़की की 5 दिनों के भीतर भीतर बरामदगी की जाए और पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया जाए। इसको लेकर दोस्तों तहसीलदार जय कौशिक द्वारा कहा गया कि हमने एक मसौदा तैयार कर लिया है और पीड़ित परिवार के जो परिवार को है वो मुआवजे के लिए इसमें ऊपर सरकार को भिजवाया जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों मृतक रामनिवास गुलड़िया के आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की बात है। तो ये मांगे लगभग यहाँ रही और बिरानी थाना के जांच अधिकारी की घोर लापरवाही है दोस्तों। ये भी इसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ साफ संदेश के माध्यम से कि तत्परता से ऐसे जांच अधिकारी को निलंबित किया जाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि 8 नवंबर को जब एफआईआर दर्ज होती है और अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं होना दोस्तों, ये अपने आप में पुलिस की एक घोर लापरवाही भी है। जैसा कि संजीव बेनीवाल ने, पूर्व भाजपा विधायक ने कहा कि ये पुलिस का फेलियर है और पुलिस की जो कानून व्यवस्थाएं हैं क्षेत्र में वो पूरी तरह से एक प्रकार से तहस नहस हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। इसको लेकर भी हमारी संजीव बेनीवाल के साथ भी बातचीत हुई थी, वो अलग से वीडियो है, वो ज़रूर आप देखिएगा। तो दोस्तों कुल मिला के ये घटनाक्रम आज भादरा कस्बे में जो हुआ, प्रचार वाली गांव का था दोस्तों, उसको लेकर पूरे कस्बे में चर्चाओं का बाजार भी गर्म रहा और एक प्रकार से माहौल जो है वो बहुत गमगीन जैसा हो चुका था और लोगों में दोस्तों आक्रोश था और रह रहकर मामले में जो है लोगों का आक्रोश भड़क रहा था। हमें भी एक बार ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं यहाँ कुछ होने वाला है और अगर मामला कंट्रोल में नहीं आए तो संभवतः पूरी तरह जो चारों ओर फैल चुकी थी। पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद था और सीआरपीएफ हमें दिखाई दे रही थी। तो पुलिस ज़ाब्ता पूरा यहाँ बुलाया गया था और एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं यहाँ लाठीचार्ज भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल है, मामला गर्म है और मेन रोड जो बाज़ार की थी वो ब्लॉक है। तो उसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन पर दोस्तों दबाव रहता है और उस दबाव से दोस्तों निकलने के लिए पुलिस को जो है कड़ा सख्त कदम भी उठाना होता है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पुलिस को ऐसे दबाव से निकलने के लिए जब कड़ा कदम उठाना पड़ता है तो ऐसे मामलों की गंभीरता पुलिस क्यों नहीं समझ पाती है। जब 8 तारीख को इस मामले के लिए एफआईआर दर्ज कर दी गई थी तो उस मामले में अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ। दोस्तों पुलिस का एक रटा रटाया जवाब होता है कि मामले में अनुसंधान जारी है, लेकिन अनुसंधान की कोई समय सीमा भी होती है दोस्तों। पुलिस को मामले की गंभीरता देखते हुए उसके ऊपर तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने कहा कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अमूमन ऐसा आम लोगों को कहते हुए आपने भी सुना होगा, हम सब सुनते रहे हैं। और दोस्तों ये कोई कहावत नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है दोस्तों। पुलिस चाहे तो पुलिस तत्परता से कार्य करके मामले का पटापेक्स मात्र चंद घंटों या कुछ दिनों में ही कर सकती है और पुलिस के इसी प्रकार से पुलिस के चैनल भी होते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हर बार पुलिस की गलती भी नहीं होती दोस्तों। कहीं ना कहीं कई बार राजनीतिज्ञों का जो दबाव है, जनप्रतिनिधियों का जो दबाव है वो पुलिस पर इस कदर हावी होता है कि पुलिस चाहकर भी काम नहीं कर पाती है दोस्तों। ऐसी भी स्थिति होती है। तो हम इसका सीधा दोस्तों पुलिस को नहीं देंगे, लेकिन दोस्तों इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मामले में कौन दोषी है, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और नाबालिग की तत्काल दोस्तों 5 दिन भी मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा है, नाबालिग की तत्काल बरामदगी होनी चाहिए। और दोस्तों हमने सुना है जिस प्रकार से पुलिस की कार्रवाई जारी है और एक को राउंड अप भी किया गया है, तो पुलिस अपने चैनल के हिसाब से काम करती है और इसमें पुलिस सक्षम भी है। तो कुल मिला के इस मामले का जल्द से जल्द पुलिस को जो है पटापेक्स करना चाहिए और मामले में दोस्तों कहीं ना कहीं इस मामले को देखा जाए
तो ये पुलिस का फेलियर, जैसा कि संजीव बेनीवाल ने बताया था, पुलिस का फेलियर ही दिखाई देता है। क्योंकि 8 नवंबर दोस्तों कितने दिन हो गए, आज 24 नवंबर है और 8 नवंबर की एफआईआर दर्ज है, किसी की गिरफ्तारी नहीं है, किसी से कोई पूछताछ नहीं है। पुलिस इस बाबत एफआईआर जो दर्ज हुई थी उस बाबत कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। तो ये पुलिस का फेलियर क्यों ना माना जाए और क्यों ना जो जांच अधिकारी था उसका फेलियर माना जाए, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों ऐसी हमने आज चर्चा भी सुनी पीड़ित परिवार द्वारा और कार्तिक के डूडी द्वारा भी दोस्तों बार बार यही शब्द रट्टा लगाए हुए थे। और बजरंग सारण का भी कहना था और राजेंद्र सिंह दोस्तों उनका भी कहना था, वो भी युवा लीडर है, कि भी जो जांच अधिकारी है उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार से वार्ता के अंदर सहमति बनी थी दोस्तों, वो यही बनी है कि 5 दिनों में मामले में पूर्ण कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन एडिशनल एसपी ने दिया। दोस्तों एडिशनल एसपी आज देर शाम को भादरा फिर पहुंचे और उनके पहुंचते ही पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के साथ ये वार्ता हुई, पीड़ित पक्ष की भी हुई और अनेकों नेतागण भी दोस्तों यहाँ उपस्थित रहे। तो ये मामला दोस्तों आज भादरा में खासा चर्चा का विषय रहा। और दोस्तों इसको यहीं विराम देते हैं और दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी जो है उसके ऊपर सरकार बैन करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार से डिजिटल मक्कड़ जाल है दोस्तों ये, और मैं बताऊं तो विशेषज्ञों द्वारा बताया जा रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक प्रकार से सट्टा है दोस्तों। और इस सट्टे में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे विश्व के बाज़ार में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले निवेशक हैं दोस्तों, उनमें 60% से अधिक ग्राहक भारत के हैं। और दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में मैं कहूँ तो 10 करोड़ से भी अधिक निवेशक उसमें फंसे हुए या कहीं ना कहीं इसमें टच है। और 70,000 करोड़ रुपए की डिजिटल करेंसी के रूप में इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। तो कितना बड़ा दोस्तों ये एक लुभावना मक्कड़ जाल है, सट्टे का, करेंसी का सट्टा दोस्तों इसको कहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा दोस्तों, इसके मक्कड़ जाल में फंसने वाले तमाम वो लोग जो है वो दोस्तों 25 वर्ष से कम उम्र के युवा है, युवा जो इसकी पूरी दोस्तों कहानी नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन इसके प्रलोभन में, इसके मक्कड़ जाल में, इसके अंदर जो मुनाफा है दोस्तों उसको देखते हुए उसमें उसके दलदल में फंसते गए और उसके चुगल में इस कदर फंस चुके हैं कि आखिर इस निवेशकों का, इतनी बड़ी संख्या में 10 करोड़ से अधिक निवेशकों का आखिर क्रिप्टो करेंसी अगर बैन कर दी गई भारत में तो क्या होगा दोस्तों, उनका पैसा क्या फंसा रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके लिए दोस्तों किसी भी युवक को निवेश करने से पूर्व इसकी पूरी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा ली जानी चाहिए। और ऐसे जानकार अपने आसपास दोस्तों बहुत होते हैं, ऐसे जानकारों द्वारा इसकी पूरी जो है जानकारी लेनी चाहिए। दोस्तों शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से भारत में प्रारंभ होने जा रहा है और उसी शीतकाल सत्र में दोस्तों जो 3 कृषि कानून थे पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से 3 कानून लाए हैं वो हमारी कहीं ना कहीं भूल रही, हमारी तपस्या में कहीं ना कहीं कमी रही और हम सभी किसानों को समझा नहीं पाए और कुछ किसान का वर्ग जो है वो हमसे नहीं समझ पाया। इसलिए ये किसान देश की जनता से माफ़ी मांगते हुए ये किसान बिलों को हम वापस लेंगे और इसकी प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है दोस्तों। तो 29 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र प्रारंभ होगा उसमें ये तीनों बिल वापस लिए जाने की प्रक्रियाओं को अंतिम रूप संभवतः दे दिया जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 2000 हम बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी की, और बिटकॉइन भी है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी करेंसी है और इसकी दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 53 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू इसकी थी, उसका रेट जिसको बोलते हैं। और जो क्रिप्टो करेंसी थी वो भी दोस्तों 2-3 दिन पहले
46 लाख रुपए इसकी भी वैल्यू थी, लेकिन 29% इसमें गिरावट आई है मात्र इस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकती है। इतनी तो दोस्तों इससे भारत की ताकत का भी अंदाज़ा आप लोगों को लग गया होगा कि भारत किस प्रकार से भारत के किसी इतने बड़े नेता द्वारा, मुखिया द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा कोई बात कही जाती है तो उसके क्या परिणाम है, क्या दूरगामी परिणाम, उसका क्या असर पूरे विश्व पर होता है। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत की है कि भारत के प्रधानमंत्री की एक बात का पूरे विश्व में किस प्रकार जो है व्यापक असर होता है। और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट दोस्तों धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा है और इसकी गिरावट आज तक की सबसे बड़ी गिरावट 29% तक देखी जा रही है। और अर्थशास्त्रियों की माने तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सट्टा है, युवाओं को इससे बचना चाहिए। और 29% से अधिक की गिरावट अब तक दर्ज की जा चुकी है। और ये आंकड़े जब मैं आपको बता रहा हूँ तो ये लगभग आज के सुबह 10 बजे तक के आंकड़े हैं। इसके बाद में भी गिरावट अभी भी जारी है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी की जो कीमतें हैं उस कीमतों में गिरावट जारी है और बिटकॉइन भी बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा है। तो कुल मिला के कहा जाए तो ये दोस्तों पूरी दुनिया में तहलका मचा देने वाली एक खबर है। और करीब करीब इसमें दोस्तों 30 करोड़ से अधिक निवेशक है, जिनमें मैं आपको बताऊं तो 10 करोड़ से कहीं अधिक तो भारत के निवेशक इसमें है। तो इससे भी कहीं ज़्यादा भारत के निवेशक इसमें फंसे हुए हैं। और 30 करोड़ जो है वो कुछ छोड़ चुके हैं वर्तमान के जो इसके निवेशक हैं दोस्तों। उनमें तो बताया जा रहा है कि कैलकुलेशन करें तो 60% से अधिक निवेशक वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी के भारत से आते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो इससे पहले क्रिप्टो करेंसी को सबक सिखाने वाले देश चीन, रूस, वियतनाम, नेपाल, और अब उनसे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जैसा आपको सबसे ज़्यादा निवेशक इसके भारत से है। तो अब भारत ने जिस प्रकार से बैन करने का मन बनाया है तो यहाँ जो है धड़ाम से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है ज़मीन छूता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों के बारे में आपको बताऊँ तो आज मंडी के भाव बताते हैं और जल्दी से मौसम का मिजाज भी हम आपको बताएंगे। मंडी के भाव शुरू करते हैं दोस्तों नोहर से। और सरसों दोस्तों 7450 रुपये आज नोहर की मंडी में रही। और चना 4880, ग्वार 5828 रुपये प्रति कुंटल, मोट 6480 रुपये, जबकि मूंग 6471 रुपये। और अरंड की बोली आज 6300 रुपये तक चली है। और फतेहाबाद मंडी में नरमा 8445 रुपये, जबकि कपास 7325 रुपये। और एलनाबाद मंडी में नरमा देखें तो दोस्तों 8015 रुपये रहा, जबकि आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 8412 रुपये। और कपास की बोली लगी आदमपुर मंडी में 7361 रुपये तक। और गुमार की बोली 5700 रुपये तक चली, जबकि सरसा मंडी में नरमा 8571 रुपये और कपास 7345 रुपये और सरसों 7820 रुपये, गुआर 5754 रुपये। एलनाबाद में नरमा दोस्तों 8515 रुपये रहा। और हनुमानगढ़ में नरमा 8763 रुपये में बिका है, जबकि गंगानगर में गुआर 6001 रुपये में और नरमा दोस्तों 8610 रुपये में बिका है। गेहूं दोस्तों 2000 रुपये प्रति कुंटल बिकी है गंगानगर में। और संगरिया में नरमा 8700 रुपये, गोलूवाला में नरमा 8800 रुपये, जबकि गोलूवाला में गुआर 5820 रुपये, मोट 5500 रुपये, चना 4751 रुपये और सरसों 7447 रुपये। तो ये रहे आज के मंडी के भाव दोस्तों। मौसम का मिजाज आपको बताते हैं। आज दिन भर 27 से 29 डिग्री का टेम्परेचर आज रहा और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। इसके अलावा दोस्तों बादल बिल्कुल नहीं थे, मौसम साफ था। और रात्रि को भी 22 से 26 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। 11 से 18 की घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी और 0% बादल रहेंगे, अर्थात मौसम रात को भी साफ रहेगा। और कल के बारे में मौसम का अनुमान लगाएं तो मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों 17 से 24 डिग्री टेम्परेचर 12 बजे तक
और 26 से 29 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों दोपहर को रहेगा और 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर शाम को, और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दिन में चलेगी। उसके बाद में दोपहर को 7 से 11 और शाम होते होते हवाएं बहुत धीमी पड़ चुकी होगी और 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। बादल नहीं होंगे, दिन भर मौसम साफ होगा। रात्रि को भी 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा। तो ये नहीं है दोस्तों आज के 7 बजे के मुख्य समाचार, और आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे हाजिर होते हैं और नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।